अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़, और यही प्रोग्राम होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। और ख़बरें आपके इल्म में होगा कि आज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, अफसोसनाक ख़बरें हैं। और इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, जहाँ गुज़िश्ता कई दिन से फितना अल ख़ारिज, जिसे भारत और अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ मकामी लोगों को एक तरह से परेशान भी किया हुआ है, जिसका एक वाक़या वहाँ कोयटा में जो तफरीही मकाम है, हन्ना हुड़क झील, जिस पे लोग वहाँ तफरीह के लिए जाते हैं, और रास्ते में वहाँ बड़े बागात हैं, और मुझे भी वो जगह देखने का मौका मिला है। तो बहरहाल वो कोयटा का वाहिद ऐसा तफरीही मकाम है जहाँ अच्छे खासे लोग होते हैं, लेकिन वहाँ बीएलए के दहशतगर्दों की जानिब से आम आवाम पर जो है वो हमला कर दिया गया। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि उसके नतीजे में जो आवाम थे उन्होंने भी उनका मुकाबला किया। और उसके बाद दूसरा वाक़या फिर ज़ियारत में हुआ, जो पुलिस चौकी पर हमला हुआ, और उसके बाद जो हमारे जवान शहीद हुए और कुछ जो दहशतगर्द थे वो भी मारे गए। लेकिन फिर वो दहशतगर्द अपने साथ कुछ पुलिस एहलकारों को ले गए, लेकिन उसके बाद फिर उनका पीछा किया गया। और उस हवाले से फिर ये हुआ कि जब सैटेलाइट के ज़रिए और एरियल व्यूज़ के ज़रिए जब उनको लोकेट कर लिया गया, तो फिर उसके बाद वहाँ जो है वो ऑपरेशन किया गया। और उस ऑपरेशन के नतीजे में जब वो बिल्कुल मुहासरे में आ गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पाक फ़ौज के जवानों के और जो भी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जब वो नरगे में आ गए, तो उन्होंने उन पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। और दूसरी तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई, उसमें दहशतगर्द भी हलाक हुए। और इसी तरह से एक जो हाईवे है, उस पर भी दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, तो उस पर भी कार्रवाई हुई। और इस तरह से ये एक अफसोसनाक सूरत हाल रही। तो इस ऑपरेशन के नतीजे में ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़ हुई हैं। एक तरफ जो है पुलिस एहलकार, फ़ौज के जवान और आम जो लोग थे, उनमें 42 अफराद शहीद हो गए। और दूसरी तरफ जो है फितना अल ख़ारिज के जो दहशतगर्द थे, उनको भी वासिल जहन्नुम किया गया, और 54 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया जा चुका है। और अभी ये ऑपरेशन जारी है, और तवक्को यही है कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इस सिलसिले में आज डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें भी इन हक़ाइक़ पर रोशनी डाली गई और बताया गया कि उनका पीछा किया जाएगा और अब उन्हें शिकार किया जाएगा और किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। तो एक तरफ तो ये पाकिस्तान में अफसोसनाक सूरत हाल रही, जो बहरहाल बड़ी रंजीदगी का सबब है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ जो आलमी सतह पर जो मंजरनामा जो पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिशें करके ईरान और अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जंग बंदी करवाई थी और एक मुआहिदा करवाया था, जिसके नतीजे में दुनिया ने सुख का सांस लिया था, तो उसको सबूताज करने की कोशिश दोनों ही जानिब से हुई। लेकिन इसमें पहल ईरान की तरफ से की गई, और ईरान ने चूँकि 3 जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें एक वो जहाज़ भी शामिल है जो कतर का जहाज़ है, और कतर चूँकि ख़ुद एक सालिस के तौर पर अमेरिका के साथ एसोसिएट कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ एसोसिएट करके और दोनों फ़रीक़ैन को एक जो कंसेंसस पर लाने में मसरूफ़ है। तो कतर के ही जहाज़ को, जिसमें एलएनजी जा रहा था, उसे निशाना बना दिया गया। तो और इसके अलावा भी 2 जहाज़ निशाना बने। तो फिर अमेरिका की जानिब से इस पर जवाबी कार्रवाई हुई, और वो जो जवाबी कार्रवाई है वो फिर
بیک وقت کئی مقامات پر حملے ہوئے. ایک طرف تو جو ایران کی سیاسی قیادت ہے اور جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے امن کی فضا قائم ہو جائے، دنیا جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چل سکیں، اور جس طرح سے پہلے 45 سال پابندیوں میں رہے ہیں اور دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہے ہیں، تو اب اس پروسیس کے تحت جو یہ پیس پروسیس تھا جس میں پاکستان جو ہے وہ ایک ثالث کے طور پر تھا، تو اس کے نتیجے میں دنیا کے ساتھ ایک کنیکشن قائم ہو گیا تھا. ایران کو اجازت بھی مل گئی تھی کہ وہ اپنا تیل فروخت کر سکتا ہے، وہ دنیا بھر سے دوائیاں منگوا سکتا ہے، اور اس کو ایک بیل آؤٹ پیکیج بھی $300 ارب کا جو دینے کی بات کی گئی تھی، جو اس میں خلیج کے ممالک جو ہے وہ ایران کو یہ $300 ارب دیں گے. دوسری طرف جو ایک $600 ارب آلریڈی قطر کے پاس منجمد اثاثوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، ان کے بھی ملنے کے امکانات روشن ہو گئے تھے. مگر اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آگے جا کر کیا ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایران کی جانب سے پاسداران نے 3 جہازوں کو جب نشانہ بنا لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے ایران میں مختلف مقامات پر جو ہے حملے کیے، اور ایک جنگ کی صورتحال پھر پیدا ہو گئی. ایک طرف جو نتن یاہو بڑا ناخوش تھا اس پیس پروسیس پر، تو اب وہیں اسرائیل میں اس کی سب سے زیادہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ پھر ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہو گئے ہیں. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ نتن یاہو تو ایک انٹرنیشنل مجرم ہے جسے عالمی عدالت جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے چکی ہے، اور جو کچھ غزہ میں اور لبنان میں کیا ہے، اور جس طرح سے جو انڈیا کے ایک جسٹس ہیں جن کو عالمی عدالت نے اپنا رکن بنایا ہے، جسٹس مرلی دھر، جسٹس مرلی دھر نے جو ایک اپنی رپورٹ دی ہے، اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ بہت چھوٹے بچے، انفینٹس کو، شیر خوار بچوں کو بھی گولیوں سے نشانہ لگا کر قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے. تو اس طرح سے 21,000 بچوں کے قتل کا مجرم نتن یاہو اب اس وقت امریکہ اور ایران کے آمنے سامنے آنے پر دوبارہ بہت خوش ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ عالمی امن پھر خطرے میں پڑ گیا ہے، عالمی معیشت پھر جو ہے وہ بدترین صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں پھر بڑھنے لگ رہی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ آگے جا کر کیا صورتحال اختیار کرے گی، اور یہ جو پیس پروسیس ہے جس میں آگے مذاکرات ہونے تھے وہ اب ہوں گے نہیں ہوں گے، کہاں سٹینڈ کریں گے، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ دیکھیے کیا بنتا ہے. اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں بہت نقصان اٹھائے گی، بڑا جو ہے وہ عالمی بحران پیدا ہوگا، چاہے وہ معاشی بحران ہو، چاہے وہ توانائی کا بحران ہو، اور چاہے وہ ایک عالمی جو امن و سکون ہے اس کی یعنی تباہی ہو. تو یہ ایک طرح کی صورتحال اس وقت درپیش ہے. لیکن چلتے چلتے ایک اچھی خبر آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سکھر میں ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دے کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. یہ خبر میں نے سوشل میڈیا سے لی ہے، اور اس کی ایتھینٹسٹی پر تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اور جب طلاق دینے کے بعد اس عورت نے دوسری شادی کر لی تو اس شخص نے اسے قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد جب مقدمہ آ گیا عدالت میں اور سنوائی ہو رہی تھی، تو اس کے بعد
मकतूला और कातिल के लोगों के दरमियान एक रजामंदी का वो आ गया, राजीनामा हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया और यानी केस को वापस लेने की बात हुई। लेकिन जज साहब की अजमत को सलाम है, उन्होंने कातिल को इस बुनियाद पर कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान राजीनामा हो गया है, कातिल को सज़ा से बरी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे कत्ल के जुर्म में सज़ा सुनाई और उसको जेल भिजवाया। तो ये एक ऐसी प्रेसिडेंट है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े वकला हैं, जिनके मैं नाम लूँ तो आप समझ जाएंगे, लेकिन वो ऐसे कातिलों को जिन्होंने दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में कत्ल किए हैं, उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा जज भी है जिसने कानून की बालादस्ती को कायम रखा, इंसाफ का बोलबाला किया और जुर्म को पनपने का मौका नहीं दिया, और अगर कत्ल की सज़ा कुछ बनती है तो वो कातिल को उन्होंने देकर अदलिया के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की है जिस पर अगर आगे भी हमारा अदालती निज़ाम पैरवी करे या आगे बढ़े तो पाकिस्तान से जराइम का ख़ात्मा हो सकता है। देखते रहिए होम टीवी, और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ पर अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप हमसे जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।